प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट के शब्द संवाद कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल ने किया शिरकत। महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाओं की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद का हुआ आयोजन। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा पुनः ऑपरेशन तमंचा 2.0 के तहत सूचनाओं को संकलित कर होगी कार्रवाई। अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद बेहद जरूरी। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में गुलरिया थाने की पुलिस ने 12वीं पास संचालक को किया गिरफ्तार। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई बैठक। एसडीएम सदर के नेतृत्व में सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव के लिए तीसरे दिन प्रत्याशियों ने खरीदे 7 पर्चे और सीएमओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा जनपद में अवैध रूप से नहीं संचालित होने दिया जाएगा अवैध अस्पतालों को। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शब्द संवाद के तहत केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शब्द संवाद के तहत विभिन्न सवालों का जवाब दिया और कार्यक्रम को साधुवाद देते हुए गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की। और इसके पश्चात हम सब के इस आयोजन समिति के संयोजक और एक आयोजन सचिव वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति महोदय के गृह सचिव श्री अजय सिंह, सुषमा प्रसाद तिवारी जी जो आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लंबे समय से साहित्य सृजन और अपने साहित्य सृजन के माध्यम से इस राष्ट्र और समाज का देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का हृदय से गोरखपुर में पूरी लिटरेरी फेस्ट टीम की तरफ से अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को लेकर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में सुरक्षा जन जागरण संवाद का आयोजन अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के महानिदेशक अवनीश चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के समस्त होटल संचालक, कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर, व्यावसायिक भवनों आदि संचालकों को आपात स्थिति से निपटने के लिए गुर सिखाने के साथ ही उन्हें अग्नि संयंत्रों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही ये भी अपील की गई कि सभी अपने अपने संस्थानों में अग्नि सुरक्षा संयंत्र अवश्य लगाएं। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में सम्राट लोग मौजूद रहे। जिससे न सिर्फ गैलेट में बल्कि आसपास की गिरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर कोई इस तरीके की फायरवॉल कहीं पे भी होती है तो फंक्शनल है और उसको चलाने वाले नियुक्त हैं। और वो किस आधार पे आप करिएगा? क्वालिफाइड एजेंसी हम डिक्लेयर करेंगे। जो नया एक्ट में प्रोविजन है कि क्वालिफाइड एजेंसी आपको आपके यहाँ आपके परिसर में आकर के फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करेंगी और मानक के अनुरूप आने पर वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगी और उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करिएगा सिस्टम पर और सेल्फ सर्टिफाई करिएगा कि आपके यहाँ सारी चीजें पूरी है। फिर आपको एनओसी बार बार लेने की जरूरत नहीं है और उसी के आधार पे हम आपको एनओसी दे देंगे या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब इसको एनओसी नहीं कहा जा रहा है, नए नियम में इसको जो है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। जिसके कारण एक नया एक्ट पास हुआ है, फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी रिस्पांस एक्ट 2022 का 13 दिसंबर को पास हुआ है और
इस एक्ट को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल बिल था, वो सर्कुलेट हुआ था देश के सभी प्रदेशों में, और हमारा दूसरा प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से ये निर्देश रहे हैं और अपेक्षा रही है कि फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हम विशेष रूप से ध्यान दें और हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को दिखाते हुए काम करें। आपको मालूम ही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। कई टीमें विदेश में भी गई और हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में थे और इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया गया। अब इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो उसमें प्रमुख आवश्यकता रहती है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी कारण विभाग में शीर्ष स्तर पर डीजी साहब स्वयं हैं और उनकी पूरी टीम है। अविनाश सर का एक लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में और एक बहुत ही विशेष कैरियर रहा है इनका। हमारे जनपद के बड़े ही ऊर्जावान उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इसके साथ ही साथ जो प्रमुख होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए सभी महानुभाव और प्रिय मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं डीजी फायर सर्विस सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे पहले जब मैं एसपी सिटी कानपुर था तब सर का मार्गदर्शन एडीजी जोन के रूप में प्राप्त हुआ था और ये बात मैं कह सकता हूं कि सर अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने सरल और अप्रोचेबल व्यक्तित्व की वजह से सबके प्रिय हैं। आज सर ने यहाँ पर आकर के जो नया फायर सेफ्टी एक्ट है, जो कुछ प्रमुख घटनाएं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुई हैं, उनसे क्या लर्निंग लेसन्स हैं, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बताया है। हम सब जानते हैं कि भविष्य में सेफ सिटी का जो एक परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अवैध तमंचा पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा अभियान चलाकर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई थी। पुनः ऑपरेशन तमंचा 2.0 को लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत गांव-गांव सूचनाओं को संकलित किया जाएगा कि किनके पास तमंचा है। उस तमंचे को बरामद कराया जाएगा और पुलिस द्वारा उसके स्रोतों का भी पता लगाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, ऑपरेशन तमंचा 1 हम लोगों ने वर्ष 2021 में शुरू किया था और उससे काफ़ी सफलता मिली थी। उन दिनों जो तमंचों का प्रयोग था अपराध में, वो काफ़ी हद तक कम गया था। हाल में देखा गया है कि पुनः कुछ जगह डिस्प्ले हुए हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कोराबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह हवाई फायरिंग हो रही है, जो कि पुराना वीडियो बताया गया है, परंतु जब रेड किया गया तो असला मिल गया। इसका मतलब असला था अवैध। तो इसी को देखते हुए ऑपरेशन तमंचा 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें हम पुनः गांव-गांव इसमें सूचना संकलित करेंगे कि किसके पास तमंचा है। उस तमंचा को बरामद करने की कोशिश करेंगे और उसके स्रोतों का पता लगाएंगे। सिर्फ बरामदगी हमारा उद्देश्य नहीं है, आखिर तमंचा आ कहाँ से रहा है, बना कौन से रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो तमंचा बनाने के व्यवसाय में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कारतूस लीक करते हैं, तमंचा तो बन सकता है बट कारतूस फैक्ट्री में ही बनता है और कहीं ना कहीं से लीक होता है, उस पर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और इन सभी में मूल उद्देश्य यह है कि हम स्रोतों का पता लगाएं, स्रोतों को स्क्वीज़ करें, और ये लगातार अनवरत हम लोग चलाएंगे अगले कुछ माह तक। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम सही ढंग से करें, जनता का सहयोग लें और सही ढंग से इस पर कार्रवाई करें, तो आने वाले समय में अवैध शस्त्रों का जो सामान्य अपराधों में प्रयोग होता है उसके प्रचलन में कमी आ जाएगी। गोरखपुर पहुंचे अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के महानिदेशक अवनीश चंद्र ने पत्रकार वार्ता कर अग्निशमन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आपात सेवाओं को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। एक जनसंवाद यहाँ पे कार्यक्रम किया गया सर्किट हाउस के एनेक्सी
के भव्य हॉल में। इसमें गीडा इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, जिन लोगों के होटल्स हैं उनके मालिक या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, मार्केट्स और अन्य सम्मानित नागरिकगण जो गोरखपुर के हैं वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी बात बताई और फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी के बारे में उनको बताया गया। एक जो प्रमुख कारण आग लगने का होता है जो निकल कर के सामने आया है वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। तो मेरा सभी सम्मानित गोरखपुर वासियों से यही विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने घरों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ऑडिट करवा लें और अगर उनके घर के तार जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको बदलवा लें, क्योंकि 80% आग जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। जो मकान आज से 30 साल 40 साल पहले बने हैं, पहले वहाँ पे केवल एक पंखा, एक कूलर, कुछ लाइटें चला करती थीं। आज हर कमरे में फ्रिज हो गया है, टीवी हो गया है, एसी हो गया है, ब्लोअर हो गया है, हीटर हो गया है। तो इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बंद कमरे में जाड़े के समय में हीटर जला करके न सोएं, कोयला जला करके न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और जो स्मोक जनरेट होती है वो आग से भी ज़्यादा घातक होती है। कई बार ऐसे दृष्टांत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि लोग रात को कोयला, आग, हीटर जला करके सोए और सुबह मृत अवस्था में पाए गए। उससे भी सेफ्टी की ज़रूरत है। एलपीजी गैस से जो घटनाएं होती हैं उसके प्रिवेंशन के लिए हमें आवश्यक है कि अपने एलपीजी सिलेंडर्स की जो पाइप हैं, रेगुलेटर है, उसको इंस्पेक्ट कर लें और अगर वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको चेंज करवा लें। नया फायर एक्ट हमारे इन्फोर्स में आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू करवा दिया है और उसमें बहुत सारे प्राविधान हैं फायर सेफ्टी के और फायर प्रोविजन के, और एनओसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अब एनओसी को ना कह करके उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कहा जाएगा और जो ओनर या बिल्डर है, ओनर या ऑक्यूपेंट है बिल्डिंग का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें तय की गई है। वो साल में 2 बार सेल्फ सर्टिफाई करेगा क्वालिफाइड एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के, और वो उसको सिस्टम पे अपलोड कर देगा तो उसको एनओसी अपने आप मिल जाएगी। अब हमारे पास बार बार फायर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे प्राविधान उसमें किए गए हैं जिससे फायर सर्विसेज की सेवाएं लोगों को और बेहतर मिल सकेंगी। साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस में भी फायर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक कोई होता है, उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग पहुंचते हैं, लोकल पुलिस पहुंचती है, वहाँ के लोकल बाशिंदे पहुंचते हैं। तो सबको हम लोग इसमें ट्रेन करेंगे कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। जो गोल्डन आवर्स हैं, जब तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ नहीं पहुंचती है, उस गोल्डन आवर में कैसे लोगों की जान बचाई जा सके, कैसे लोगों को मलबे से निकाला जा सके, उनको लोकेट किया जा सके और उनको फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो बहुत सारे पहलुओं पर इसमें चर्चा हुई है। जनपद में होने वाले अपराधों पर रोकथाम अंकुश लगाए जाने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में गुलरिया थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल संचालक को गिरफ्तार कर अवैध दस्तावेज बरामद करते हुए हॉस्पिटल को सील किया है। बता दें कि गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट अस्थाना रोड पर सत्यम हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। संचालक रंजीत निषाद द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के डॉक्टरों का नाम सूची में अंकित कर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजों का दवा इलाज कर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। विगत 3 जनवरी को एक गर्भवती महिला का इलाज किए जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा संबंधित थाने पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से कार्य करते हुए आरोपी संचालक को रंजीत निषाद को अवैध दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, गुलरिया में 3 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद
उस महिला की मृत्यु हुई। महिला के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक के ऊपर इलाज में लापरवाही हेतु एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटनाक्रम की जांच हेतु एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा और एसएचओ गुलरिया की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जिसमें इलाज वहीं के मालिक के एक बेटे रंजीत निषाद द्वारा और एक अनट्रेंड दाई द्वारा उस महिला का इलाज किया गया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई। जांच के क्रम में और हिरासत में लेकर जब रंजीत निषाद से पूछताछ हुई तो ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि ये हॉस्पिटल पूर्व में अन्य नामों से जब संचालित हो रहा था तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको सील किया गया था। पुनः तीसरी बार ये सत्यम हॉस्पिटल के नाम पे इसके द्वारा पंजीकरण कराया गया। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिसकी डिग्री इस हॉस्पिटल के पंजीकरण में इस्तेमाल हुई है, इसकी पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वह चिकित्सक जनपद में मौजूद नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस चिकित्सालय में कोई इलाज किया गया है। ये भी जानकारी हुई कि इस हॉस्पिटल के नवीनीकरण के लिए या नाम बदलकर जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और संचालक है उसके द्वारा कुछ दलालों को भी सहयोग लिया गया है। इस घटना को गंभीर मानते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 304, 419, 420 और इंडियन मेडिकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन संचालक रंजीत निषाद को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में महानगर की बैठक आयोजित की गई। गोरखपुर क्षेत्र के महानगर में 12 मतदान केंद्रों पर लगभग 16,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं को एकत्रित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक में संबंधित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। वहीं 20 मतदाताओं पर एक प्रमुख मतदाता बना करके माइक्रो लेवल तक चुनाव की तैयारी करने की बात कही गई है। साथ ही एक-एक मतदाताओं से संपर्क भी किया जाएगा।
इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन, क्षेत्रीय मंत्री विश्वजीत सिंह आशु, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि अब वो पहले वाला गोरखपुर तो अब रहा नहीं। गोरखपुर के अब जिस तरफ भी रोड की तरफ निकल जाइए, बाहर की तरफ जाइए तो आपको लगे कि हम ऐसी धरती पे आके काम कर रहे हैं। महाराज जी का मैं 1-2 दिन पहले न्यूज में सुन रही थी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यूं तो अनेकों काम कर रहे हैं, बहुत सारे अपने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा परचम लहरा रहे हैं कि सभी प्रदेशों में, विश्व में भी उनकी मांग होती है। चाहे गुजरात में चुनाव हो, जिन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की, हर जगह उनका रहता है। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले जो बहुत अच्छा काम किया, जो मेरे हृदय को छुआ, उन्होंने जाके महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र में जाकर के सारे उद्योगपतियों को बुला करके, फिल्म जगत के लोगों को बुला करके अपने वहाँ प्रदेश में आने का न्योता सबको दिया और नई नई योजनाओं के बारे में बात किया और कहा कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश में अपना आकर के अपना उद्योग लगाएं और ताकि हमारा प्रदेश बढ़ सके। तो मैं तो सोचती हूँ कि इससे पहले जब गोरखपुर के बारे में सोचा था करने के लिए, तब मैं सुनती थी कि वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों का परम इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव घोषित है, उसके दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की बैठक थी। गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में आज और कल में जिलों की बैठकें संपन्न हो रही हैं। 9 और 10 तारीख को सभी मतदान केंद्रों की बैठकें होंगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में गोरखपुर महानगर में 12 मतदान केंद्र हैं और 12 मतदान केंद्रों पर लगभग 15,500 16,000 के आसपास मतदाता हैं। उनके दृष्टि से ये बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की दृष्टि से हर मतदान केंद्र प्रमुख, मतदान केंद्र के सह प्रमुख, बूथ प्रमुख तक संरचना खड़ी की है। आगे हम सब हर 20 मतदाता पर एक प्रमुख मतदाता बना करके पूरे माइक्रो लेवल तक इस चुनाव की तैयारी हम सब कर रहे हैं और घर घर संपर्क की योजना, एक एक मतदाताओं से संपर्क करके सबका वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिकूल हो, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी प्रचंड बहुमत के साथ जीते, इसकी योजना रचना प्लानिंग की दृष्टि से आज ये बैठक संपन्न हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है। स्नातक निर्वाचन चुनाव भी हम सब हर चुनाव की भांति, लोकसभा चुनाव की भांति, विधानसभा चुनाव की भांति गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, ऐसी योजना रचना प्लानिंग बनाई गई है। क्या निर्देश दिया गया कार्यकर्ताओं? सभी कार्यकर्ताओं को आज निर्देश दिया गया कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर बैठक करके हर बूथों की प्लानिंग करके योजना रचना बनाएंगे और प्रत्येक 20 मतदाता में एक प्रमुख बना करके उन 20 से संपर्क करने की योजना, उनको वोट डलाने तक 30 तारीख तक वोट पोल जब तक न हो जाए तब तक उनके संपर्क में रहने की ये पूरी योजना रचना बनाई गई है। सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन जॉइंट मैजिस्ट्रेट एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से संबंधित अधिकारियों ने सुना और मौके पर जाकर मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। बता दें कि किस शासन के निर्देश पर प्रत्येक महीने के सप्ताह के पहले व तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस एक छत के नीचे आए हुए समस्त फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाता है। ठीक है, और कब लिया था बैनामा? हो गए 2016 के, फिर उसके बाद आपने कब्जा ले लिया? नहीं मैं हम गई नहीं, हमारा आदमी घूमे खाए वाला मालिक और लाया उतारे जमीन में वैसे पेड़ और नहीं गया इससे
खरीदा कौन था, आपके पति खरीदे? हाँ, जैसे 2 पर्दा थे में, तो एक लोग हम लिए हैं, और एक वहाँ पे है, कोई नहीं हमको बोले जोतने दे रहा, कह रहा जमीन हमको दे दो, हम दे दें मैम, तब के बजट जिससे आपने पैनामा लिया है। हाँ मैम, जैसे उनका मन ऐसा कटवा था, लेकिन हमारे भाई 57 डिसमिल में थोड़ा भी नहीं आता, नहीं मैम, हमें को नहीं ले लेते कि नहीं मतलब पहले राजी है, लेकिन दोबारा मन गाँव से दूर है, थोड़ा सा जाके बदल फिर बोलते हैं मैम। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया, तहसील दिवस अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सभी विभाग के लोग आते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रशासन एक तरह से जनता के लिए बैठता है कि जितना जल्दी से जल्दी मौके पर निस्तारण हो जाए, कोशिश यही रहती है। तो कुछ राजस्व के मामले आते हैं, पुलिस के मामले आ रहे हैं, नगर निगम से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो कोशिश ये रहती है कि यहीं पे अगर निस्तारण हो जाए। पर कुछ मामले हैं जिसमें आपको फील्ड और मौका देखना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी हम लोगों द्वारा, सभी के द्वारा, तहसीलदार साहब, नायब साहब, सारे कानून गो, सारे विभाग के जो अधिकारी हैं, कोशिश यही है कि यहाँ पे जो जनता आती है उनका निस्तारण हम समयावधि के अंदर और यहाँ से जब वो जाएं तो एक संतोष की स्थिति प्राप्त करके जाएं। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव को लेकर आयुक्त कार्यालय में चल रही नामांकन प्रक्रिया में तीसरे दिन 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। बता दें कि अब तक कुल 27 नामांकन पत्र खरीदे जा चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच के नामांकन की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। लोग बैठे हैं, ग्रुप बना लिया जाएगा। सबको इतनी ठंड हो रही है, ठंड में सब इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने बताया, आज जो है 7 लोगों ने नामांकन लिया है और कुल मिलाकर अब तक 27 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। प्रक्रिया जो है 12 जनवरी तक है और उसके बाद 13 जनवरी को इसकी जांच होगी और 16 तारीख को नाम वापसी की तिथि है और उसके उपरांत जो है 30 जनवरी को चुनाव होगा और 2 फरवरी को उसकी मतगणना होगी। आगामी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य व अन्य योजनाओं को लेकर न्यू सीएमओ ऑफिस भवन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा आगामी माह में कई सरकारी योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही जनपद में अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब आदि पर प्रभावी नियंत्रण व कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार टीम बनाकर छापेमारी का कार्य किया जाएगा। बच्चों की संख्या इनकी 52,250 की है और इसके अलावा जो है एक हमने किया है कि जनपद गोरखपुर में जो है वैध चिकित्सकों के अलावा, वैध क्लिनिकों के अलावा, वैध नर्सिंग होमों के अलावा काफ़ी संख्या में अवैध नर्सिंग होम भी संचालित हो रहे हैं। उनकी सूची और उनके बारे में आप लोगों के जो वैध चिकित्सक हैं, वैध चिकित्सालय, वैध पैथोलॉजी, वैध नर्सिंग होम है, उनकी आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैंने इस प्रेस वार्ता को किया।
सीएमओ साहब, अभी हाल के दिनों में धरपकड़ भी हुई है, तमाम नर्सिंग होम को डायग्नोस्टिक सेंटर भी सीज किए गए हैं, तो आखिर आगे की कार्रवाई क्या तय की जा रही है? देखिए, अभी जब से मैं इस जनपद में आया हूँ तब से लगभग 80 हॉस्पिटल्स को मैं सील कर चुका हूँ और करीब 10 अल्ट्रासाउंड मशीनों को मैं जब्त कर चुका हूँ और तमाम तरह की जो है कार्यवाहियाँ कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो है अवैध नर्सिंग होम और अवैध क्लिनिक और अवैध अल्ट्रासाउंड पर नहीं हो रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आप लोगों का सहयोग प्राप्त करूं और एक लोगों के आम जन के बारे में जन जागरूकता फैले कि वो केवल वैध चिकित्सकों के पास ही जाएं। इसीलिए मैंने किया है और आगे की रूपरेखा ये होगी कि कोई भी अवैध नर्सिंग होम गोरखपुर में न रहे और जो भी पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से नियमानुसार कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ साहब, खिचड़ी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, कैसे? देखें, खिचड़ी मेले एक गोरखपुर का एक पवित्र उत्सव है और उस उत्सव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हमारी अभी से कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं, हमारी एम्बुलेंस जो है वहाँ लग गई है और इसके अलावा जिस रेलवे स्टेशन से लेकर के बाबा गोरक्षनाथ मंदिर तक जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। वो 24 घंटे उनकी आकस्मिक सेवाएं चलती रहेंगी। जिला अस्पताल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेड आरक्षित किए गए हैं और मेला स्थल पर 13 तारीख से 24 घंटे तक हमारी जो है टीम लगी रहेगी। वहाँ पर एक हम जो है 2 बेड का हॉस्पिटल भी बनाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पर एक हमारी हेल्थ एटीएम भी लगी रहे जिसके द्वारा हम परीक्षण करें। दिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट के शब्द संवाद कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल ने किया शिरकत। महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाओं की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद का हुआ आयोजन। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा पुनः ऑपरेशन तमंचा 2.0 के तहत सूचनाओं को संकलित कर होगी कार्रवाई। अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के महानिदेशक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता संवाद बेहद जरूरी। अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में गुलरिया थाने की पुलिस ने 12वीं पास संचालक को किया गिरफ्तार। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई बैठक। एसडीएम सदर के नेतृत्व में सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव के लिए तीसरे दिन प्रत्याशियों ने खरीदे 7 पर्चे और सीएमओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा जनपद में अवैध रूप से नहीं संचालित होने दिया जाएगा अवैध अस्पतालों को। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साई प्रणाम।